Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला विद भट्ट सर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्णों का उच्चारण स्थान। सो वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्णों का उच्चारण स्थान। सर्वप्रथम हम जानते हैं उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। मुख के जिस भाग से कोई वर्ण बोला जाता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। अर्थात किसी भाग से, मुख के किसी भी भाग से अगर हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान वह भाग माना जाता है। अब उच्चारण स्थानों को जानते हैं, कौन कौन से उच्चारण स्थान है। मुख्य रूप से 5 हैं और एक नासिका भी है इसके साथ। सर्वप्रथम हम उन 5 को जानते हैं, जो कि पहला है कंठ। कंठ से हमारा तात्पर्य है हमारा जो गला होता है। तो जो यहाँ से उच्चारित जो वर्ण होंगे उनको हम कंठ वर्ण कहेंगे। कंठ आप सभी को पता है हमारा जो गला है। उसके बाद दूसरा है तालु। तालु हमारे जीभ के ऊपर, यानी जीभ की जो छत है वह तालु कही जाती है। उसके बाद अगर मूर्धा की बात करें तो मूर्धा तालु से आगे और दांतों के मसूड़े के ऊपर, यानी दांतों के जो मसूड़े हैं वहाँ पर मूर्धा है। तो जो यहाँ से जो वर्ण बोले जाएंगे उन वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। उसी के प्रकार आगे जो दंत है, दांतों के साथ हमारे जीभ का जो स्पर्श होता है उस समय जो उच्चरित जो वर्ण होंगे वो दंत्य वर्ण होंगे। उसी प्रकार ये मूर्धा है, यहाँ पर दंत और ओष्ठ। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं जिसमें हमारे ओंठ कार्य करते हैं तो वह वर्ण क्या है, ओष्ठीय वर्ण होते हैं। उसी प्रकार जो जिन वर्णों का उच्चारण क्या है, नासिका अर्थात नाक के द्वारा हो, उन वर्णों को हम नासिका वर्ण कहते हैं। तो मित्रों, उच्चारण स्थानों को जान लेने के पश्चात अब हम प्रत्येक वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कंठ वर्णों की, अर्थात जो कंठ से उच्चारित होते हैं उनको हम कंठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आते हैं स्वरों में आते हैं हमारा ह्रस्व आ और दीर्घ आ। इसके अलावा जो व्यंजन हैं वो पूरा कवर्ग और ह और विसर्ग, ये क्या है, कंठ से उच्चारित होते हैं। अर्थात अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो कंठ है वह कंपित होगा, वह क्रिया करेगा, तो वह वर्ण कंठीय वर्ण होते हैं। अर्थात इनका उच्चारण क्या है, कंठ से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तालु की। तालु मैंने आपको बताया था जो जीवा के ऊपर वाला जो भाग होता है वह क्या होगा, तालु होगा। अर्थात यहाँ से जो उच्चारित जो वर्ण होंगे, यहाँ से उच्चारित जो ध्वनियाँ होंगी वह ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ कही जाएंगी। इसमें ह्रस्व ई आता है और दीर्घ ई आते हैं। इससे अलावा जो व्यंजन आता है उसमें व्यंजन में पूरा चवर्ग और य और श, ये सा, इसीलिए हम इस सा को क्या है, तालव्य सा कहते हैं। चवर्ग में च, छ, ज, झ और या, इसके अलावा या और श, ये क्या है, तालव्य हैं। अर्थात इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है वह क्या है, ऊपर तालु से स्पर्श करेगी। इसके बाद बात करते हैं हम मूर्धा। मूर्धा जैसे हमने आपको बताया था, जो हमारी दांत हैं और तालु के आगे दांत के ऊपर, अर्थात जहाँ पर हमारे मसूड़े हैं वह स्थान क्या है, मूर्धा है। तो जब हम मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो एकदम उल्टी होकर मूर्धा को स्पर्श करेगी। तो जो इसमें जो स्वर आते हैं वह री है और इसके अलावा पूरा टवर्ग र और श, इसीलिए ये सा मूर्धन्य सा कहा जाता है। तो टवर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, ये क्या है, मूर्धन्य है। अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है वो मूर्धा से स्पर्श होगी।
इसी के साथ हम बात करते हैं दंत्य वर्णों की। दंत्य वर्ण अर्थात जिनका क्या है उच्चारण हम दांत से करते हैं, अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा क्या है दांतों के साथ टकराएगी। तो इसमें कोई भी स्वर वर्ण नहीं आता है। इससे अलावा क्या है इसमें पूरा तवर्ग आता है और ल और सा आता है। ये वाला सा दंत्य सा है, अर्थात इन वर्णों को उच्चारण में हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है। तवर्ग में आता है त, थ, द, ध और न, ये सभी क्या हैं दंत्य हैं। इससे आगे हम बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ अर्थात हमारे ओंठ। अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे ओंठ आपस में मिलेंगे। बिना अगर हम हमारे ओंठ अगर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इनमें स्वरों में जो इसमें ध्वनियां हैं वो क्या है ऊ है और ऊ है, अर्थात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। उसके अलावा जो पूरा पवर्ग है ये क्या है ओष्ठ है, अर्थात अगर हम प बोलेंगे तो हमारे जो ओंठ हैं ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं नासिका की। नासिका अर्थात जिनका उच्चारण क्या है नाक से होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह क्या है नासिका वर्ण होते हैं। और इसके अलावा जो हमने अनुस्वार जाना था वो क्या है नासिका होता है। तो इसमें ग, य, ण, न और म, इससे अलावा क्या है अनुस्वार आएगा। तो इन वर्णों को जान लेने के पश्चात अब हम बात करते हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 होते हैं, अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे एक से अधिक 2 भाग कार्य करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम कंठ तालु की, अर्थात जिसमें हमारा कंठ भी कार्य करता है और तालु भी करता है। तो ऐसे वर्ण है ए और ए। उसके बाद हम बात करते हैं जब हमारे कंठ और ओष्ठ जब दोनों काम करते हैं तो उन ऐसी अवस्था में जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो क्या है ओ और औ। इसी के साथ हमारे पास एक वावर्ण बचा हुआ है जिसका क्या होता है दंत ओष्ठ, अर्थात जब हम वा का उच्चारण करेंगे तो हमारे जिह्वा क्या है दांतों के साथ स्पर्श करेगी और हमारे ओंठ आपस में मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने जाना वर्णों के उच्चारण स्थानों को। तो मित्रों मैं आपको उच्चारण स्थानों को याद करने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ये संस्कृत के कुछ 9 सूत्र हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास कोई भी प्रश्न उच्चारण स्थान से संबंधित आए तो आप उसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है केवल ये 9 सूत्र याद करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो पहला जो सूत्र है इसमें क्या है अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। आ यानी ओ, इसमें दीर्घ आ भी आ जाएगा, ठीक है। कु अर्थात कु में जो ऊ है उसका अर्थ होता है वर्ग। तो आ और कु यानी कवर्ग और विसर्ग का क्या है कंठ होता है। जो इनका उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, अर्थात आ और कवर्ग और विसर्ग का क्या है उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ। तो आपको याद करना है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसी के साथ आपको याद करना है ईचु यसानाम तालु। ई और चू अर्थात चवर्ग, या और स इनका क्या होता है तालु। ई में क्या है दीर्घ ई भी आ जाएगा, चवर्ग या और स इनका क्या है तालु। उसके बाद हमने याद करना है रीटु रसानाम मूर्धा। री टू अर्थात टवर्ग और र और स ये क्या है मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा, ठीक है। इसी के साथ आपको याद करना है ऋतु रसानाम दंता। इसमें जो ली है ये क्या है संस्कृत का एक वर्ण है। यह हिंदी में प्रयोग नहीं होता है इसलिए आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या है ला, ता और सा ये क्या है दंत्य होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको याद करना है उपपदमानीय नाम मोष्टाः, अर्थात ऊ और पवर्ग ये क्या है ऊ और पो अर्थात
पवर्ग, इनका क्या उच्चारण स्थान होता है? कंठ। इसके साथ आपको याद करना है यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम अर्थात इनमें जो जितने भी हैं वो वर्ग के पंचमाक्षर हैं। यहाँ क्या है? चवर्ग का पंचमाक्षर है, गा कवर्ग का पंचमाक्षर है, ण टवर्ग का पंचमाक्षर है, ना तवर्ग का पंचमाक्षर है और म पवर्ग का पंचमाक्षर है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, अर्थात इनको हम उच्चारण कहाँ से करते हैं? नाक से। इसी के साथ आपको याद करना है ए दे तो कंठतालु, अर्थात ए और ए का कंठतालु होता है। ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और ओ का कंठोष्ट होता है। वकारस्य दंतोष्टम, वा का क्या होता है? दंतोष्ट। तो मित्रों, ये संस्कृत के मात्र 9 सूत्र अगर आपको याद हो गए तो मुझे उम्मीद है कि आगे से अगर आपके समक्ष कोई प्रश्न आते हैं उच्चारण स्थान से संबंधित तो वह कभी भी गलत नहीं जाएंगे। तो इन 9 सूत्रों को आप याद कर लेंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी तथ्य आपके समझ में नहीं आया हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। साथ ही अगली वीडियो में हम व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।